नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती और मेरे साथ हैं शकील शमशी साहब। आदाब। मैंने इनके इंट्रोडक्शन में लिखा कि एक ऐसे अखबार के संपादक हैं और ऐसी भाषा के हैं जिन्हें शायद रोजाना नई चुनौतियों का सामना, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता होगा। पर आज हम बातचीत इनसे करेंगे उर्दू पत्रकारिता की पूरी दशा दिशा के अरे ऊपर, इमरान, और आपको ये अंदाज होगा कि किस तरीके से ये मेरी बैटरी लगा दो वहां से उर्दू जरा। अखबार के सामने कनेक्ट कर दो। चुनौतियां सामने आ रही हैं। ये जी जो शकील हमारा साहब, आपकी बैटरी आवाज, डाउन है वो शकील शमशी चार्जर। साहब, हम लोग शुरू कर चुके हैं। आपकी आवाज पब्लिक तक जा रही है। जी जी, हम शुरू कर सकते हैं। मेरी एक्चुअली बैटरी लो, एकदम रनिंग लो हो रही थी, तो मैंने कहा उसको रिचार्ज पे लगा दिया। जी आप बताएं। आप ठीक कह फरमाएं। रहे हैं। हम शुरू, आप ऑलरेडी लाइव हैं, तो आपकी बातचीत बाहर जा रही है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। जी जी ऑलरेडी हम लाइव हैं। जी फरमाएं। तो उर्दू जर्नलिज्म के जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस बहुत दिनों से हैं। उर्दू जुबान के चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। शकील साहब, इसके पहले हम इन सारी चीज़ों पे बातचीत करें, मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन नहीं, अपनी एनालिसिस, जर्नलिज्म की एनालिसिस अगर लोगों के सामने रखेंगे तो फिर बातचीत करने में शायद जी हम सब ज्यादा नजदीकी फील करेंगे। जी जी, मैंने अपनी अपनी खुद जिंदगी की कैरियर जो था वो एक वीकली अखबार शुरू करके किया था लखनऊ में। हम पयामे नाव के नाम से एक अखबार हमने निकाला था 1982 में। और उसके बाद वो अखबार काफी पॉपुलर रहा लोकली, वहाँ के ऊपर उर्दू में था। और उर्दू में उस वक्त ना प्रिंटिंग का जो था बहुत प्रॉब्लम थी। प्रिंटिंग का हाथ से लिखा जाता था, जिसको लिथो प्रिंटिंग कहलाती थी, वो होती थी। और उसमें पेस्टिंग कटिंग जो थी वो वही पेपर चिपकाए जाते थे, येलो कलर का पेपर आता था। उसके बाद वो हमने निकालना जब शुरू किया, उसके एक साल के बाद मैं दूरदर्शन में चला गया। दूरदर्शन न्यूज में मैं काम करने लगा। और उसके बाद फिर उर्दू जर्नलिज्म से मेरा एकदम संपर्क टूट गया, जिसको कहा जाता है। मैं फिर पूरी तरीके से हिंदी जर्नलिज्म में हो गया और दूरदर्शन में काम जी करने लगा। 21 साल के बाद मैंने करीब 21 साल के बाद वो छोड़ के मैं लोकसभा टेलीविजन में गया, तब भी मेरा कोई वो नहीं था। उसके बाद मैं सहारा में आया और सहारा में चैनल के लिए आया था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि चैनल शुरू होने में देर थी, तो मुझको उर्दू अखबार में उन्होंने कहा काम करें। और जब मैंने उर्दू अखबार में काम किया तो उसके बाद फिर रेजिडेंट एडिटर उन्होंने कर दिया मुझको वहां पर नोएडा में। और फिर वो एक मेरी बिल्कुल लाइन बदल गई। और उसके 4 साल वहां काम करने के बाद मुझे इनकलाब से ऑफर आई, जागरण, दैनिक जागरण से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको ज्वाइन किया। और उसके बाद 10 साल होने वाले हैं, मैं वहीं हूँ। और अब जो हमारे पूरे उर्दू जर्नलिज्म है वो उसके सामने चैलेंजेस वही हैं जो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ हम्म, एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, कुछ उर्दू से जर्नलिज्म में मामला सबसे बड़ा ये है कि अगर उर्दू जानने वाले लोग मिलते हैं तो वो कंप्यूटर से कम वाकिफ हैं। अगर उनको अच्छी लैंग्वेज आती है तो वो पेज नहीं बना सकते। और आज का जमाना ये है कि आप पेज भी बनाओ, डिजाइनिंग भी करो, सारे काम हो गए हैं लोगों के पास। तो उर्दू में थोड़ी ये परेशानी ये भी हो गई है कि पहले उर्दू के जर्नलिस्ट जो होते थे उनको जबान पर बड़ा कुदरत होती, बड़ी अच्छी जबान लिखते थे। वो बहुत अच्छी किस्म की जी नस्र प्रोज लिखा करते थे और जी पोइट्री भी बहुत किस्म की होती थी और शुरा करते थे। लेकिन अब वो कम हो गया। अब हमारे साथ परेशानी ये है कि अगर लोग मिलते हैं तो कंप्यूटर जानने वाले हैं तो उनको जबान पर उतना कंट्रोल नहीं होता। और अगर जबान जानने वाले हैं तो वो कलम से लिख रहे हैं। अभी तक बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अब बदल रहा है जमाना। चैलेंजेस हमारे सामने भी वही है कि जो भारतीय पूरे पत्रकारिता को हैं, बहुत खाली हमारे जो जिस दौर से सुखद पत्रकारिता गुजर रही है। जैसे आप, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल शकील साहब, आप थोड़ा अंडरलाइन कीजिए कि भारतीय पत्रकारिता के सामने जो चैलेंजेस हैं वही उर्दू पत्रकारिता के सामने चैलेंजेस, इनको थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए। 1 2 3 4 बताइए। देखिए, भारतीय पत्रकारिता के सामने यह है कि अपनी बात खुलकर कह सकने की ताकत, जो पत्रकारिता का पहले लोगों के असली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहुंचा सकना, सरकार की चापलूसी खुशामद ना करना, खुशामदी पत्रकारिता से दूर रखना अपने आप को, जो हकीकत है उसको बयान करना।
ये चैलेंजेस सबके सामने हैं, वही हमारे सामने भी हैं। और बल्कि उर्दू का होने की वजह से हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक उर्दू के बारे में अलग सा बना दिया गया है या बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस वजह से उर्दू पत्रकारिता के सामने और ज्यादा सख्त चैलेंजेस आ जाते हैं, खासतौर से जब कोई ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जिसमें संघ परिवार के लोग इन्वॉल्व हों और मुस्लिम के साथ हो, तो उसमें और हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है कि और पत्रकार जो हैं उनको सिर्फ यही फिक्र करना पड़ती है कि उनका कलम जो है वो निष्पक्ष रहे। हमको अपनी वफादारी भी साबित करना पड़ती है, हमको अपनी बार बार ये कोशिश दिलाना पड़ता है कि जैसे हमको वफादारी का अपना सबूत देना है, जो एक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनाए गए। जी, और अभी वो हालात बरकरार हैं और बढ़ रहे हैं। जी, जाहिर बात है, आपके सामने है, सब आप खुद जानते हैं कि ये क्या है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल और यहीं पे कौंध रहा है कि वो अखबार जो सिर्फ उर्दू हाउस के अखबार हैं, जी या वो अखबार जैसे आपका अखबार है जो बेसिकली हिंदी जर्नलिज्म हाउस है, और वो साथ में प्रिंट कर रहा है उर्दू का अखबार। मेरा ख्याल है ऐसे कुछ ही अखबार देश में होंगे जो जी हों हिंदी का संगठन और पब्लिश कर रहा हो उर्दू का अखबार। इसमें एक फर्क तो आपको नजर आता होगा ना, कि जो सुविधाएं हैं, जो कम्युनिकेशन है जिस तरह का, वो उनके हिंदी भाषा का इस अपने केस में जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें, और जो उर्दू के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है और उर्दू के साथ जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर में कुछ हल्का सा आपको बाल बराबर भी एम्फेसिस का नजरिए का फर्क नजर आता है? देखिए, हिंदी की पत्रकारिता एक बड़े हिंदी ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से फायदे ज्यादा हैं, हमको बहुत ज्यादा फायदे हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है और इतनी बड़ी सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो कि एक तो रिपोर्टर्स का नेटवर्क उर्दू का कोई उर्दू अखबार अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना बड़ा नेटवर्क कोई उर्दू अखबार अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सर्कुलेशन कम होता है। दूसरी बात ये, गांव गांव तक उर्दू का पहुंच नहीं सकता है अगर उसके साथ हिंदी का अखबार भी ना जा रहा हो। अब यहाँ होता है यह है कि बहुत से गांव ऐसे कि जहां पर 5,000 कॉपी जागरण की जा रही है, तो वहां पर 5 कॉपी इनकलाब की जाती है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा पड़ता है। अगर उर्दू का कोई अखबार हो तो वो कैसे टैक्सी हायर करके वहां उस गांव में भेजेगा या किस का रास्ते से भेजेगा। तो सबसे बड़ा फायदा जो उर्दू को हुआ है, या जो आज हमारे 1 मिलियन रीडर्स हैं, इंडियन रीडरशिप सर्वे के हिसाब से इनकलाब के 1 मिलियन रीडर्स हैं, जो उर्दू पत्रकारिता में कभी नहीं। तो उसकी वजह क्या हुई कि हमको पहुंच हमारी बहुत दूर तक हो गई, हमारा सर्कुलेशन, हमारी मार्केटिंग, हर चीज जो थी वो उसकी वजह से। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो कोई उर्दू अखबार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा, हम खुद अपने लोगों को हमने रखा हुआ है कुछ शहरों में, कुछ चुनिंदा शहरों में, लेकिन गांव गांव शहर शहर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उर्दू पर इतना बोझ डाल दिया जाएगा तो नहीं होगी उसकी, वो चीज है। फिर उनकी खबरें हमको मिल जाने के बाद ट्रांसलेशन की बहुत आसानी हो गई। आजकल ऑटो ट्रांसलेशन के फौरन ही हम डालते हैं और वो उर्दू में ट्रांसलिटरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से भी हमको बहुत फर्क पड़ा है, या ट्रांसलेशन करने की वजह से। और उर्दू इसीलिए अखबार ज्यादा फल फूल रहा है, मुझे लगता है कि वो हिंदी की छत्र छाया में है। अगर वो छत्र छाया हट जाए तो अखबार का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो दूसरे अखबार निकल रहे हैं, आप कॉर्पोरेट जगत से अलग हट कर देखें अगर, तो जो अखबार निकलना उनकी अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें बिल्कुल रिपोर्टिंग और ये सारी चीजें, और उनको पूरी तरीके से एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमारी ये कि हम एजेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा जागरण का नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने। अब कभी कभी खबरों हमारे रीडर्स की, हर एक के रीडर्स अलग है। उर्दू के रीडर्स कुछ पढ़ना चाहते हैं और हिंदी के रीडर्स कुछ और पढ़ना चाहते हैं। तो उनकी सुर्खी में, क्योंकि जो इनकलाब है वो उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं है, वो मतलब जागरण का ट्रांसलेशन नहीं है। हमने उसको एक अपनी पॉलिसी है, उन रीडर्स के जज्बात की तर्जुमानी करता है जो उर्दू पढ़ते हैं, और पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ, पूरी तरीके से भारतीयता के परिप्रेक्ष्य का को दिखाने वाला अखबार है वो। और हर तरीके से जहां पर भी देश की बात आती है हम उसके साथ हैं, लेकिन हमारी बहुत सी चीजों में जो सुर्खियां हैं वो बदल जाती हैं। बहुत से मामलात में हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें मतभेद होता है, क्योंकि दोनों अखबारों की पॉलिसीज
थोड़ा अलग अपने अपने लीडरशिप के हिसाब से हैं। शकील साहब, जब हम बात करते हैं उन लोगों से जो उर्दू जर्नलिज्म जानते हैं, या हमारे वो दोस्त जो उर्दू इदारों से जिनका रिश्ता है या उर्दू बोलने वाले इदारों से जिनका रिश्ता है, उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, और उन जिसको वो छुपाते नहीं हैं, उर्दू पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। और उर्दू को खासकर जो 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 अपर स्टेटा के लोग हैं, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते। और मान लीजिए अगर घर में बोल लेते हो, स्पोकन उर्दू उनको आती हो, लेकिन वो जो 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 क्या कह रहे हैं, जो जो लिखना लिखने है। वाली चीज है, हाँ जी, हाँ लिखना जी, है, वो नहीं आता लिपि। उन। हाँ, तो नहीं, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मुझे मुझे तो लगता है कि उर्दू पाठकों की तादाद बढ़ रही है रोज बरोज, और उनकी नई बस्तियां आबाद हो रही हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में और जर्मनी में आज उर्दू हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन पढ़ाई जा रही है, और वहां पर बोलने वाले और बड़े बड़े इतने बड़े मुशायरे होते हैं कि जो शायद इंडिया में भी उतने बड़े मुशायरे ना होते हों। और पूरे गल्फ कंट्रीज में जहां जहां इंडियन गए वहां पर तो उर्दू पढ़ने वालों के, और अगर यही होता तो किसी भी अखबार को हिंदुस्तान में जो जिस वक्त छपा करते थे उर्दू के अखबार 13-14 हजार छपा करते थे। आज अगर इंडियन लीडरशिप सर्वे ये कहता है कि उसमें पहले उर्दू काउंट ही नहीं होते थे, उर्दू के अखबार आते ही नहीं थे, तो अब वो उसमें शामिल रीजनल लैंग्वेज में उर्दू के अखबारों को 3-4 अखबार उसमें शामिल हैं कि जिनकी पढ़ने वाले लाखों में हैं। तो हमारे 1 मिलियन जी रीडर हो जाने का तो है, 1 मिलियन रीडर होने का मतलब है कि रीडरशिप बढ़ी है, और रीडरशिप बढ़ बिल्कुल। रही है उसमें लोगों को ख्याल गलत है कि नहीं। और इसीलिए इश्तिहार बड़ी बड़ी कंपनियां देने लगी हैं, जो कॉर्पोरेट की जो बड़ी अगर आज मोटरसाइकिल बनाने वाली, कारें बनाने वाली उर्दू के अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं, तो मालूम है ना कि मार्केट में पढ़ा जा रहा है ये अखबार, वो अपना पैसा ऐसे जाया तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से पर नेट की जी जी। नेट ने बहुत बड़ी आसानी की है, जो नेट की पत्रकारिता तक पहुंच रहा है और खबरें बहुत दूर तक। तो उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो उर्दू मदरसों में लोग पढ़ रहे हैं जाकर, तो मदरसों से एक पूरी लॉट निकली, बहुत बड़ी तादाद है जो उर्दू की उधर से निकल रही है। लेकिन हम जैसे लोग जो बिल्कुल। मदरसे नहीं और उन्होंने उर्दू पढ़ी, हम लोगों को घर पर पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब आया करते थे। आज भी बहुत जी से मोहल्ले में तो जो हायर अप जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वो अपने घरों में मौलवियों को बुलाती हैं और उनसे उर्दू एक्स्ट्रा टाइम में पढ़वाते हैं बच्चों को। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कुरान भी आमतौर से मुसलमान पढ़ते हैं, तो कुरान को पढ़ लेने से उनको हर्फ जो है, जो उर्दू के हर्फ हैं वो सारे अरबी में भी हैं मौजूद, अरबी के सारे हर्फ जो हैं वो उर्दू में, और कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो 2-4 एक्स्ट्रा हर्फ शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं, वो उनको जानना पड़ते हैं। तो जब वो उर्दू सीखते हैं तो अपने आप उनको, जब वो कुरान सीखते हैं तो अपने आप उनको उर्दू का भी बोध होता जाता है और उर्दू को पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं कि कोई अरबी जानने वाला उर्दू पढ़ सके, लेकिन जो आदमी उर्दू बोलता है घर पे, वो जब अगर अरबी का वो करता है तो उसकी लिपि से भी उसकी वाकिफ हो जाता है और उसके अक्षर भी पहचानने लगता है। तो उस वजह से भी उर्दू को मुझे नहीं लगता कोई खतरा है। अब ये कि स्कूल्स में बहुत कम हो गई है या कॉलेजेस में भी कम है, लेकिन है कि एक लॉट पूरा उधर से निकल रहा मदरसों की तरफ से जो सिर्फ उर्दू जानने वाला है, और वहां पर जी और लेकिन कुछ मदरसों में ये हुआ है कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां पर 70% लोग मदरसों से पास आउट हैं, लेकिन उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी आता है। तो मदरसों ने भी अपने आप को चेंज किया है, जिसकी वजह से उर्दू को फायदा पहुंच रहा है बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं वो मदरसों से, उनको हिंदी और उर्दू तो बहुत ही अच्छी आती है, तो अब हमारे लिए आसानी है कि हिंदी का ट्रांसलेशन उर्दू में कर लेना बहुत आसान हो गया है, और वो फौरन डालते हैं, वो ऑटो ट्रांसलेट होकर सामने आ जाता है, गूगल पर जाते हैं चाहे जहां पर भी जाए। तो इस वजह से उर्दू की रीडरशिप या उर्दू बोलने वाले कम नहीं हो रहे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है इतने बड़े बड़े मुशायरे जितने बड़े होते हैं, जितना उसमें क्राउड होता है, वो किसी जबान में नहीं होता कि मुशायरे सुनने के लिए जितने लोग आते हैं, क्योंकि उर्दू की ताकत जो है उसकी शायरी है उर्दू, और उसने लोगों को बहुत करीब कर रखा है अपनी दुनिया से। जी तो उस जी जी। शायरी की ताकत ने जब उर्दू से जोड़ा है तो दूसरी चीजें भी उसकी वजह से पनप रही। शकील साहब, इम्पोर्टेंट बात, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हम आपके अखबार को छोड़ दें, इनकलाब को छोड़ दें, दूसरी तरफ हम सियासत को छोड़ दें जिसके पास अपना अपना बड़ा बैकग्राउंड है, इसके अलावा जो उर्दू के अखबार निकलते हैं, जो चाहे डेली हों या ज़्यादातर तो वीकली हैं,
इन अखबारों के सामने किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि इश्तहार आपको मिल जाते हैं जागरण के दबाव में या जागरण के साथ जुड़े होने के कारण की वजह से, पर उन अखबारों को तो इश्तहार नहीं मिलते। और सरकार ने भी मेरा ख्याल है बहुत सारे इश्तहार जो वो पहले देती थी जिस फराख दिली से, वो देना उन्होंने बंद कर दिया है। इसका क्या असर उर्दू के बाकी रिसालों पे पड़ा है? जी हाँ, उर्दू के छोटे अखबार बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको बहुत ज़्यादा बहुत कम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना पड़ता है। उनकी आमदनी सबसे ज़्यादा जो थी वो सरकारों की तरफ से थी। और जैसे समाजवादी की सरकार थी यूपी में, तो वो खूब उर्दू के चैनल अखबारों को दिया करती थी और वो खूब पनप रहे थे। लेकिन आज जो है वो उस तरीके से सरकारी इख्तियार तो नहीं मिल रहे हैं और कॉर्पोरेट जगत से उनको मिलते नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत को मालूम है कि इनकी बहुत लिमिटेड है और अखबार जो है वो कुछ शहरों तक सीमित रहते हैं। ये नहीं सकता कि वो प्रदेश में पहुंच रहा हूँ और हर जगह पहुंच रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी है। अब उनके पास इश्तिहारों का जो कुछ जरिया होता है वो मदरसों के इश्तिहार होते हैं, मौलवियों के इश्तिहार होते हैं या अंजुमनों के इश्तिहार होते हैं। उससे वो या जो लोकल दुकानदार उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन काफी परेशानियां हैं उनके सामने, और उनके सामने डिस्ट्रीब्यूशन की भी परेशानी है, उनके सामने सर्कुलेशन की परेशानी है, मार्केटिंग की तो है ही। तो अब उनके यहाँ यह होता है कि उन्हीं ने बहुत कम लोग रख कर और अखबार को कम से कम कास्ट में निकाल रहे हैं वो। और फिर बहुत से अखबार तो जो सिर्फ फाइल हो रहे हैं, उनका 150-200 कॉपी छाप के फाइल कर लेते हैं ताकि वो सर्कुलेशन खत्म ना हो, उनका मालूम रहे कि वो हैं। तो ऐसे भी अखबार हैं, लेकिन जो भी है वो सामने परेशानी का सामना तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला नहीं, और वहां पर उनके लोगों को तनख्वाहों के सिलसिले में भी परेशानी है और दूसरे सिलसिले भी हैं, जो मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है कि मैं उनके अखबारों की परेशानी है, वो तो खुद ही वो लोग बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो वो चीजें नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि जो उर्दू पत्रकारिता को जो सैलरीज मिल रही पत्रकारों को, वो भी सैलरीज भी तकरीबन हिंदी के बराबर ही है, यानी कि ऐसे कम नहीं है कि वो। एक जमाना हुआ करता था कि उर्दू का एडिटर जो था वो साइकिल पर घूमा करता था और एक थैला टांगे रहता था और उससे आगे उसकी हैसियत नहीं थी, चाहे वो कितना बड़ा भी राइटर होता था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं और खुदा का शुक्र है कि बहुत बेहतर हैं। जो जर्नलिस्ट जहाँ काम कर रहे हैं वो भी, उनको कंपनी रूल्स के हिसाब से सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा उनको सैलरीज भी अच्छी है, तो ऐसे नहीं है कि कोई उसको उन पर तरस खाने की जरूरत है, जो कॉर्पोरेट जगत से या जो बड़े अखबारों से जुड़े हैं उनके साथ। कुछ शहरों के नाम मैं लेता हूँ, कलकत्ता है, बम्बई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, इसके अलावा पटना है, लखनऊ है। ये जो शहर हैं या इनके अलावा कुछ और, यहाँ के अखबारों में और जर्नलिज्म में आपको क्या लगता है, या उनकी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म में कोई फर्क आपको नजर आता है? सब एक ही तरह से इन शहरों से निकलने वाले अखबार अपना नहीं, टोन रखे हुए हैं? नहीं, हर हर जगह का, जैसे आपने कलकत्ता है, कलकत्ते के अखबार आप देखें और लखनऊ के अखबार देखें तो लैंग्वेज का और जो पूरा स्टाइल है उसका आपको फर्क नजर आएगा, रिपोर्टिंग का स्टाइल भी फर्क नजर आएगा। वहाँ के लोकल बिल्कुल अलग इश्यूज हैं और उनको वो उठाते हैं और उनके साथ होता है। और फिर उनकी लैंग्वेज भी काफी फर्क है। इसी तरीके से अगर आप बेंगलोर के अखबार देखें तो बेंगलुरु के जो अखबार हैं उनके भी लैंग्वेज और दिल्ली के अखबारों की लैंग्वेज में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। यहाँ तक कि बॉम्बे से थोड़ा सिमिलरिटी हमारी मिल जाती है और उसमें भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। लेकिन चूंकि बॉम्बे में भी उत्तर भारतीयों ज्यादातर जो जर्नलिज्म में पत्रकारिता में उर्दू के लगे हैं उनमें बेशतर उत्तर भारत के हैं, तो उस वजह से उनकी भी लैंग्वेज तकरीबन वही रहती है। वरना वहां पर जो आएंगा जाएंगा खाएंगा वाली लैंग्वेज है वो भी यूज होने लग सकती है। जैसे हम फैक्ट्स लिखते हैं तो वो फैक्ट्स लिखते हैं हैदराबाद में, हैदराबाद और लखनऊ की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, हैदराबाद वाले लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों ने ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा भी होता बोलते हैं जो जो लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज का असर नजर आता है और उसका जो पूरा अखबार का स्वरूप है वो भी थोड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन इश्यूज सब में तकरीबन एक ही होते हैं, इश्यूज में फर्क नहीं होता है। वो जो अगर महाराष्ट्र में कोई फैसला हुआ है तबलीगी जमात के सिलसिले में, गवर्नमेंट वहां के हाई कोर्ट ने दिया है, तो वो लगभग सब अखबारों में वही प्रमुखता के साथ छपा। तो वो इश्यूज जो हैं जो उर्दू बोलने वालों के साथ रिलेटेड इश्यूज हैं वो
जरूर हैं। शकील साहब, उर्दू के किन जर्नलिस्टों ने आपके ऊपर असर डाला, या एडिटर्स ने, या ऐसे कौन से जर्नलिस्ट हैं जो आपको याद रह गए, आपके कंटेम्परेरी, जिन्होंने उर्दू जर्नलिज्म को रिच किया है? देखिए, मैं बचपन से उर्दू अखबार मेरे घर में आते थे तो मैं पढ़ता रहा हूँ। हमारे यहाँ लखनऊ में हयातुल्ला अंसारी साहब का नाम बहुत मशहूर है, और वो उनकी जो तहरीरें होती थी उसके बाद इशरत अली सिद्दीकी साहब की, ख्वाजा अहमद अब्बास का ब्लिट्स में छपता था आजाद कलम के नाम से, पर उनका छपता था, कभी भूल नहीं सकते उनको। जोए अंसारी साहब, बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने हमको मुतासिर किया और जिनकी सहाफत पढ़कर हम जवान हुए, बचपने से जवान हुए, एडिटर्स हैं। और उस वक्त मैंने कहा ना कि उर्दू जर्नलिस्ट को की एक पहचान हुआ करती थी, उसका राइटअप, उसका जो लेखनी थी वो उसकी पहचान थी। आज वो थोड़ी दिक्कत है कि आज इतने बड़े बड़े आपको उर्दू में लेखकों के जिनके नाम से अखबार बिके, वो जरा मुश्किल हो गया। पहले उर्दू के अखबार जो थे वो उनके एडिटर्स के नाम से बिका करते थे या उनकी पॉलिसीज की वजह से बिका करते थे। तो वो आप नहीं है कि कोई एडिटर को लोग जानते हो, इसलिए जानते हैं। इनकलाब की वजह से एडिटर को जानते हैं लोग, इनकलाब की वजह से मुझे जानते हैं, लेकिन मेरी वजह से इनकलाब को जाने ऐसा नहीं। मगर हयातुल्ला अंसारी टाइप के जो लोग थे, या पंडित नेहरू ने शुरू किया था कौमी आवाज जो था, तो उन लोगों को उनकी शख्सियत की वजह से उस अखबार को जाना गया। कौमी आवाज को मकबूलियत इसलिए मिली कि पंडित नेहरू ने शुरू किया था, वो किसी आम आदमी ने शुरू किया होता तो नहीं होती उसकी अहमियत। इसी तरीके से आप इनकलाब को देखें कि इनकलाब 1938 में शुरू हुआ बंबई में। 1938 में पूरी आजादी की दौर देखा उसने, सब कुछ देखा, लेकिन वो उसकी पहचान जो थी, वो उसके जो जर्नलिस्ट जो उसमें काम करने वाले थे या जो उनके राइटअप थे, हमीदुल्लाह अंसारी साहब थे और ये लोग थे, उनकी वजह से कायम थी कि ये लोग जो हैं बगैर डरे या बगैर उसके लिखते हैं, और उनको उर्दू को भी कुदरत हासिल है। और फुजैल जाफरी और जोए अंसारी ऐसे नाम थे उर्दू के कि जिनको, हसन कमाल साहब, ये सब ऐसे उर्दू के नाम है कि जिनको फख्र के साथ हम कहते हैं कि हाँ भाई, इनसे हमने इनकी राइटिंग से हमने सीखा है, या हमने इनको पढ़कर सीखी है। हसन कमाल साहब तो उर्दू ब्लिट्स के एडिटर भी थे। जी जी, बहुत जमाने तक। ख्वाजा, और जिनका आपने जिक्र किया ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, वो उनका तो ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी में भी छपता था, हिंदी ब्लिट्स में, उर्दू ब्लिट्स में तो छपता ही था, हिंदी में भी छपता था। मुझे ये बताएं कि उर्दू को हिंदुस्तान में पॉपुलर करने में हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहा है, और जिस तरीके से सिनेमा में उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल हुए, उर्दू की शायरी, उर्दू के गीत जिस तरह से इस्तेमाल हुए, अब वो बिल्कुल चीज धीरे धीरे गायब हो गई है, गायब हो रही है, मैं कहूँगा गायब हो गई है, क्योंकि अब कोई फिल्म ऐसी नहीं दिखाई देती जिसमें उर्दू या हिंदुस्तानी जुबान का इस्तेमाल हुआ हो। इसको देख करके आपको, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या कोई साजिश है, या वक्त के साथ उर्दू विदरबे हो रही है सिनेमा से? देखिए, उर्दू का एक कंट्रीब्यूशन रहा, और आज तक उर्दू के जो डायलॉग्स हैं वो दोहराए जाते हैं, या अगर कोई तखलिया कहता है तो लोग समझ जाते हैं कि खाली करने के, ये तखलिया वर्ड ऐसा था, मुगल आजम ने ऐसा उसको किया मशहूर, तब हो गया। मैं किस्सा यहाँ पर बताऊं आपको। मेरे एक दोस्त थे, वो बहुत अच्छा गाना गाया करते थे, तो उन्हीं ने एक दफा एक महफिल में गाना गाया है, मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। हो गया। फिर जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो उन्हीं ने हमसे पूछा, मेरे कान में पूछा कि ये बताइए, ये जोहरा जबी का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा, आप इतने दिनों से गाना गा रहे हैं और आपको जोहरा जबी का मतलब नहीं मालूम? तो वो हंसे बहुत ज्यादा, कहने लगे कि उर्दू की खूसियत ये है कि अगर समझ में ना आए तब भी कानों को भली लगती है, तो इसलिए उसको बोलने में मजा आता है, उसको एक वो लफ्ज लगता है कि जैसे सुना हुआ लफ्ज है। तो मैंने उनको बताया कि जोहरा जो है वो वीनस को कहते हैं, और एक हुस्न की, चूंकि वीनस जो है हुस्न की देवी माना जाता है, उसको उर्दू में जोहरा को हुस्न की देवी मानते हैं, इसलिए वो जोहरा जबी एक ऐसी औरत की जबी चमक रही है कि जो वीनस की जैसी है, तो उसको जवानी की तरफ उसका इशारा करना था उसमें। तो मैंने उनको समझाया। तो एक जमाना था कि उर्दू की जो पूरी वो थी, मतलब बगैर शायरी, उर्दू के अल्फाज की शायरी हो ही नहीं सकती थी उसमें अच्छी, और गानों की वजह से, और गानों और डायलॉग दोनों में यहाँ ये 70s तक बहुत चला।
लेकिन बात है, मुझे यहाँ पर उर्दू की शिकायत नहीं है। अब तो हिंदी भी क्या हो रही है, कौन सी हिंदी इस्तेमाल हो रही है आप बताइए, जो बिल्कुल 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 तो वो पूरी बिल्कुल हिंदुस्तानी बिल्कुल। लैंग्वेज की सत्या पिटी जा रही, क्योंकि वो अब बिल्कुल दूसरा जमाना ही दूसरा आ गया है। तो लेकिन अभी भी उर्दू अगर ये फिल्मों में होती तो लोग फिल्म को रिजेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि फिल्म को रिजेक्ट कर दें अगर उर्दू है उसमें। मगर ये कि आप वो इतनी मिक्स लैंग्वेज यूज करने लगे कि आप उसको उर्दू हिंदी कुछ कह ही नहीं सकते हैं, और वो कुछ नहीं कर इंग्लिश सकते, बिल्कुल। और इस तरीके से मिली हुई, और उर्दू के लफ्ज उसमें मिले हुए। तो ये बात यकीनी है कि उर्दू ने फिल्मों को संवारा। हमारे यहाँ अखबार में रोज एक कॉलम छपता है, और उसमें हम रोज एक गीत देते हैं, रोज एक गीत देते हैं कि जो अच्छा। उर्दू में लिखा गया है, जो उर्दू में लिखा गया। तो अब तक कई हजार हम दे चुके हैं ऑलरेडी, कि ये गाने जो थे उर्दू के गाने थे, और उनका पूरा गाना लिखा जाता है उसमें। तो उर्दू का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, और एक से एक उर्दू के बड़े लोग, जिनको उर्दू पर मतलब कमाल अमरोही साहब की जैसी जिनको उर्दू था, वजाहत मिर्जा थे, या खुद सोराम मोदी वगैरह, इन लोगों को उर्दू बहुत के आसिफ, इनको उर्दू पर उबूर था। और इसीलिए उन्हीं ने जब लैंग्वेज का ख्याल, मैंने तो सुना है कि मुगल आजम में एक जुमला था कि जब अकबर को सलीम के पर हमला करना है तो उस वक्त उसको क्या वर्ड कहना है। उस वक्त एक वर्ड नहीं मिला कि आसिफ बहुत ढूंढ रहे थे। तो शायद वजाहत मिर्जा साहब ने कहा कि मैं बताता हूँ एक वर्ड, लेकिन उसके इतने पैसे लूंगा। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्हीं ने कहा कि यलगार हो। अब ये लफ्ज जो जोरदार था बजिए। एक यलगार का लफ्ज जो था वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त लफ्ज था, और उसके लिए अगर हमला करो, टूट बिल्कुल पड़ो, तो वो बात नहीं होती। तो उर्दू की ये असरात थे कि जो फिल्मों ने कबूल किया और लोगों ने उसको सराहा। भले ही उनको लैंग्वेज समझ में ना आती रही हो और सब कुछ रहा हो, लेकिन उन्हीं ने एंजॉय किया पूरी तरीके से, और उर्दू ने उनको भी एंजॉय करने का मौका दिया है। एक चीज और होती थी शायद, कि उर्दू में जो डायलॉग डिलीवरी हुई है फिल्मों में, जिसमें दिलीप साहब का बहुत बड़ा रोल है, दत्त साहब का रोल है, धर्मेंद्र साहब का रोल है, और पूरा पंजाब तो सरदारों का ही, पंजाबियों का सरदार है, लेकिन वहां उर्दू घर घर में थी। ये जो बोलने वाले लोग हैं, अब दिलीप साहब चले गए, राजेंद्र कुमार साहब चले गए, दिलीप साहब हैं मतलब जुबान से चले गए। अब वो जी डायलॉग नहीं बोलते, नहीं तो जब दिलीप साहब बोलते थे तो लोग बिल्कुल ऐसे सुनते थे जैसे उनको लगता था कि कोई एक म्यूजिक बज रहा है हिंदी में, इस तरीके से। जी उसी तरीके जी से दत्त साहब बोलते थे। तो ये जो आजकल डायलॉग डिलीवरी करने वाले साफ जुबान वाले नए एक्टर भी नहीं है, लिखने वाले तो अब खत्म हो ही गए। मैं हसन कमल साहब इस प्रोग्राम में आए थे जिसमें आप आए हैं। जी हसन कमल साहब ने बहुत सारी चीजें बताई इन सारी चीजों के बारे में, कि किस तरीके से लोग कम हो रहे हैं। और उर्दू क्यों, हिंदी को भी शकील साहब सबसे ज्यादा पॉपुलर करने का दुनिया भर में अगर कोई एक सहरा जाता है तो वो हिंदी फिल्मों को ही जाता है, जो हिंदुस्तानी में बनती थी। जी सख्त जी हिंदी में तो कोई फिल्म बनी नहीं ना, बनी तो चली नहीं। जी जी, चली नहीं, जो बनी वो चली नहीं। अब चली नहीं है। अब यहाँ जो आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपकी बातचीत से तो मुझे ये मेरे ऊपर असर पड़ रहा है कि उर्दू बढ़ रही है, लेकिन एक 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 डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है कि उर्दू को देवनागरी लिपि में, वो बहुत खूब, क्या रस्मुल खत वर्ड है क्या है, जी 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 हाँ, रसूल खत, हाँ। इस उसका रसूल खत बदलने स्क्रिप्ट की के बात। लिए। जी हाँ, बहुत लोगों हाँ, ने कही। तो वो कह रहे हैं कि उर्दू स्क्रिप्ट की जगह इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में भी उर्दू को लाया जाए। तो उर्दू को पढ़ने वाले, क्योंकि दूसरी जुबानों में बहुत ज्यादा है जिनको उर्दू बोलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, पर वो जानते नहीं पढ़ना, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट नहीं आती है। ये जो बहस चल रही है, इस बहस में आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, किसी भी जबान की पहचान जो है वो उसका रस्मुल खत है या लिपि है उसकी। अगर उर्दू की लिपि खत्म कर दी जाएगी तो बहुत से वर्ड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो लफ्ज जो हैं वो सिर्फ उर्दू में ही लिखे जा सकते हैं, और उनको हिंदी में लिखना पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर उर्दू शायरी में खास तौर से बहुत परेशानियां आएंगी, क्योंकि उर्दू शायरी में मेरे लफ्ज जो है और मेरे लफ्ज जो है, इसमें फर्क है। रहने दो मेरे, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अब इसमें मेरे जो कहा है वो हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, या तो मरे लिखेंगे या मेरे लिखेंगे आप।
तो एक ये प्रॉब्लम है उसमें। अब अगर उसमें आप मेरे लिख दीजिए तो शेर नामौजू हो जाएगा। रहने दो अभी सागर और मीना, मेरे आगे लिखा आपने और शेर नामौजू हुआ। मेरे आगे लिखा होगा तो ठीक रहेगा। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, मेरे जहां पर होगा वो ठीक है। और मेरे को उसमें उर्दू में लिख नहीं सकते। मैंने किताब इसी सिलसिले में लिखी है और उसमें मैंने ये बातें आइडेंटिफाई की हैं कि कितने लैंग्वेजेस ऐसे, कितनी वर्ड्स ऐसे हैं कि जो खत्म हो जाएंगे, जिनको आप कर ही नहीं सकते कि वो उर्दू के जो उर्दू में लफ्ज लिखे जा रहे हैं वो, क्योंकि उनके मीनिंग भी फर्क हो जाते हैं। मिसाल के जब आप जलील लिख रहे हैं और जलील लिख रहे हैं, हिंदी में जब आप जाएंगे तो नुक्ते तो गुंजाइश थी नहीं। अब तो हालांकि नुक्ता लगा के लोगों ने कोशिश, एक अच्छी बात की थी, शायद अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, किसने कहा था मुझे याद नहीं, लेकिन एक कि उसमें नुक्ते लगा दिए जाए नीचे तो लोग उसको जलील को जलील को जलील नहीं पढ़ेंगे। तो जलील के बिल्कुल मानी अलग है, जलील के बिल्कुल मानी अलग है। इसी तरीके से तो वो सब खत्म हो जाएगा। और ये इस वक्त लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। खुद हिंदी का रस्मुल खत बदलने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि रोमन में लिखने लगे, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन ज्यादा हो जाएगा। और इसकी वकालत करते हैं, आप देखिए नेट के ऊपर अक्सर बातचीत चलती है कभी कभी के इसमें, और यहाँ तक के ये आलम हो गया है क्योंकि फिल्म स्टार्स और जो नई जनरेशन है फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो रोमन में हिंदी नहीं पढ़े, रोमन में स्क्रिप्ट लिखे हुए होते हैं, पूरी कहानियां बिल्कुल लिखे हुए हैं वो रोमन में लिखे हुए हैं। तो हम आ रहे हैं कहाँ पहुंच गए ये तो सोचना पड़ेगा। और मैं तो इसके फेवर में हूं कि हिंदी को हिंदी में ही लिखा जाए और उर्दू को उर्दू में लिखा जाए, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज को अपनी पहचान देना, और जहां आपने एक की, क्योंकि हिंदी और उर्दू तो बोलने में तो एक ही है, कभी उनमें फर्क था ही नहीं। पुराने जमाने में एक ही नाम था इसका, हिंदवी नाम था, जो हजरत अमीर खुसरो के जमाने में है, हिंदवी कहलाती थी, या रेख्ता। तब भी उस वक्त, ये तो बहुत बाद में आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये हिंदी है, ये उर्दू, वरना सब एक ही जैसी लैंग्वेज थी तकरीबन। तो मुझे ये लगता है कि दोनों लैंग्वेजेस के बढ़ने में, दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे की परिपूरक हैं, एक दूसरे को मदद करने वाली हैं, और दोनों को अपनी अपनी लिपि में ही एंजॉय करने दिया जाए तो बेहतर है। एक ये भी सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि उर्दू को लेकर फेस्टिवल्स क्यों नहीं हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं रेख्ता जैसे फेस्टिवल, वो उर्दू बोलने वाले या जिनके ऊपर उर्दू को लोगों के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी है, वो लोग उसको नहीं करते। ऐसे फंक्शंस, ऐसे, मैं फिर रेखा का नाम लेता हूं, ऐसे फंक्शंस उर्दू की जो एकेडमीज हैं, उर्दू के जो लोग हैं, उर्दू में जो जो साहिब आलम हैं, उन वो सारे जो भी लफ्जों में, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैंने इस बारे में लिखा भी है, मैंने खुद भी लिखा है इस बारे में कि हमारे यहाँ एक उर्दू एकेडमीज हैं या उर्दू प्रमोशन काउंसिल वगैरह हैं, ये जब प्रोग्राम करती हैं तो उन पर सरकारी छाप क्यों नजर आती है? क्यों उनको पब्लिक वाली, रेख्ता वाली छाप क्यों नहीं होती? क्यों रेख्ता की तरह मॉडर्नाइज नहीं करते होते वो लोग? क्यों उस तरीके का प्रोग्राम नहीं कर सकते जैसा संजीव सराफ साहब कर रहे हैं? लेकिन एक मैंने खुद उसके खिलाफ बहुत लिखा है, कई बार मैं लिख चुका हूँ इस बारे में कि हमको होना। फिर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने कुछ शुरू किया और उन्होंने कनाट पेस्ट में करना शुरू किया, उर्दू के प्रोग्राम करना शुरू किए, और वहां पर ताकि वो लोग भी आ सकें जो बिल्कुल ठेठ उर्दू का तबका निकल आता है, तो वो लोग भी आने लगे। और उन्होंने इसमें काफी चेंजेस लाए वो लोग, वरना पहले वो पुरानी दिल्ली से बाहर, दिल्ली 6 से बाहर निकलने पर तैयार ही नहीं होते थे ये लोग आमतौर से। तो अब ऐसा नहीं है, कनाट प्लेस में मुशायरे होने लगे, अब सेंट्रल पार्क में मुशायरा हुआ, और क्या हो सकता है, और 2-3 बार हुए। तो लोगों की समझ में आ रही है ये बात कि जो उर्दू बोलने वाला तबका है उसको लाना होगा, और उसके लाने के लिए जो उसकी पसंद की चीजें हैं वो लाना पड़ेंगे। अभी क्या होता है, उर्दू में सेमिनार का मरज है सबको, एक सेमिनार करने का मरज होता है। अब वेबिनार का चल गया आजकल, तो आजकल वेबिनार होने लगे हैं, उसमें बैठ के चाहे ऊँग रहा है आदमी, लेकिन वो होते रहते हैं, और उसको लगता है कि उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है। हालांकि कोई उर्दू की खिदमत तो वही है कि आप हर उस आदमी को जोड़ें जिसका दिल धड़कता है, क्योंकि उर्दू धड़कन की आवाज, धड़कनों को तेज देती है। तो जिसका दिल धड़कता है उसको उर्दू के करीब लाने की जरूरत है, और वो आएगा तो गजल से आएगा, वो आएगा तो कव्वाली से आएगा, वो आएगा तो महफिल से आएगा, वो नात की महफिल से आ सकता है, लेकिन सेमिनार के जरिए तो नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा सजेशन आपको दूं। जागरण आप अखबार हिंदी ने इस समय एक नई शैली शुरू की है
कि वो अनंत विजय उसको मेरा ख्याल है कंट्रोल कर रहे हैं या देख रहे हैं, या उसका वो अम, उसकी उन्होंने पूरी रचना की है। वो हिंदी के साहित्य को, हिंदी के साहित्यकारों को भिन्न भिन्न समारोहों में लाते हैं, और जागरण भी उसको आयोजित करता है। तो गुजारिश मेरी है कि उर्दू के वो लोग जो अच्छे लिखने वाले हैं, जिनकी किताबें छपती हैं, वो किनारे पड़े हुए हैं, आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको एक डायस दे सकते हैं, मंच दे सकते हैं, उनकी बात सामने ला सकते हैं। ये सिंपल एक सजेशन है एक जर्नलिस्ट साथी के नाते आपको। जी हाँ, हम हमारे आ, यहाँ क्योंकि हम जागरण का ही जी पार्ट है, तो जागरण में बुलाता है उर्दू के साहित्यकारों को भी और ऐसे लोगों को भी। हमने हसन कमाल साहब को भी बुलाया, या राहत इंदौरी को, या मुनव्वराना के, इस तरीके के लोगों को बुलाते रहते हैं हम। हम अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन जो जागरण के होते हैं उनमें बराबर इस तरीके की चीजें हमारे हमसे उनसे पूछना, जैसे क्या आपकी काहे पर प्रोग्राम करें, क्या हो, तो हमने कहा हजल गोई पर प्रोग्राम करिए। हजल का हास्य कविता, उर्दू की हास्य कविता, जिनको लोग जानते भी नहीं अब कि गजल और जी हजल दो बिल्कुल चीज। नहीं। तो हजल का एकदम खत्म हो गया। हमने उसको वहां पर लोगों के सामने रखा कि हजल गोई थी क्या चीज, किस तरीके से उर्दू में हजल गोई की पूरी रिवायत थी कि जो अब खत्म होती जा रही है। तो उस पर बातचीत हुई। तो ये चीजें हैं कि जिसके ऊपर हम सजेशन देते रहते हैं, और जैसा कि आपका मशवरा, इसको करेंगे और भी और बड़े पैमाने पर करना चाहिए। और ऐसे लोगों को और ऐसी चीजों को जो उर्दू की विधाएं खत्म होती जा रही हैं, उनके ऊपर भी हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से लोगों के सामने आए और उनको मालूम हो कि हजल क्या है, जटल क्या है, और जो सारी चीजें हैं इनके बारे में भी लोग जान सकें। मेरी मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि वो इनकलाब के मंच के ऊपर हो, डायस पे हो, बैनर जी इनकलाब का हो तो ज्यादा बेहतर है। जी जी, तो सही उसमें कह कहीं पर, हाँ, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कि हम तो उनके मंच पे अपने लोगों को लेके जा रहे हैं, या कुछ लोग कहें कि आप हमको वहां ले जा रहे हैं। एक जुबान का भी रिश्ता होता है ना, जैसे आपने कहा उर्दू जी दिल जी, की भाषा है, ठीक है, आप जहाँ ठीक कह धड़कन रहे है हैं। वहां उर्दू है। ये जी मेरा सजेशन है आपको। जी आखिरी सवाल। जी उर्दू जर्नलिज्म के ऊपर शुरू से उसकी एक इमेज बनी हुई है कि ये बेसिक इश्यूज को कम उठाते हैं, कम्युनल इश्यूज को ज्यादा उठाते हैं। शकील शमशी साहब का की जाती राय क्या है इसमें, एक, और आज हो क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात शेयर कीजिए। असल में लोग देखते नहीं है, उर्दू के अखबार को देखते नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आज का अखबार अगर आप देखेंगे तो, और किसी भी हिंदी या अंग्रेजी के अखबार से आप मुकाबला करेंगे तो आपको सारी खबरें मिलेंगी कि जो उनके फ्रंट पेज पर हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ और उसको हम अवॉइड करके कुछ और लिखते हैं, कोई और अपनी खबर लगा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लोगों का कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है कि वो उनकी टोन अलग होती है, या लेकिन हमें मालूम है कि उर्दू सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते हैं। उर्दू पढ़ने वालों का एक बड़ा तबका है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो पढ़ते हैं, और जिनके फीडबैक आते हैं हमारे पास, जो अपने लेटर्स जी लिखते हैं और उनको छापते भी हैं। तो अगर हम उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे, और हम मुसलसल फिरका परस्ती के खिलाफ करते हैं काम, हम हम्म। हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी हैं। मामला क्या होता है कि जी हिंदू सांप्रदायिकता को हम की बुराई करें और मुसलमान सांप्रदायिकता को हम बढ़ावा दें, तो हम कभी नहीं करते। हमने ऐसे इश्यूज को उठाया कि जो जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे, और हमने उनके खिलाफ लिखा बाकायदा। हमने अपनी अखबार में जो जो सांप्रदायिकता के बारे में, या जो आतंकवादियों के जो गिरोह हैं, या जो पाकिस्तान के जो रवैये हैं, उनके बारे में आप हमारा अखबार देखिए तो क्या कहता है। लोग पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं, उनका एक बेसिक उनको लगा है कि ये उर्दू का अखबार है तो ये लिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। जो जी नेशनल इश्यूज हैं, जो नेशनल चीजें हैं, उन पर हम हमेशा नेशन के साथ कदम, कांधे से कांधा मिलाए खड़े हुए हैं। और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते कि जिससे दूसरी कम्युनिटी के जज्बात हर्ट हों, क्योंकि हमको मालूम है कि हम सब एक ही कम्युनिटी हैं। हम सबको, हिंदुस्तानी कम्युनिटी है, सबको कैटर करना है हमको। तो वो लोगों का ख्याल गलत है। हर हर दिन का अखबार में ये चैलेंज के साथ कर, लेकिन जाहिर बात है कि पढ़ने वाले आपके जो 90% लोग हैं, 95% लोग हैं, उनके उनके एहसास और जज्बात का तो ख्याल करना पड़ता है आपको। उनके उनके बारे में, या उनकी खबर अगर कहीं नहीं छप रही, बहुत सी खबरें ऐसी कि जो उर्दू के अलावा जगह नहीं पाती, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन सब खबरें उर्दू में जगह नहीं पाती, ऐसा नहीं है। उर्दू वालों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो नेशनल प्रेस उसको इग्नोर करता है बहुत ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन वो जेन्युइन उनके कंसर्न्स हैं,
और उनको सामने आना चाहिए, तो उर्दू पर उठाते हैं उनको जेन्युइन कंसर्न जो है। कश्मीर से जुड़ी हुई कितनी खबरें आपके अखबार में आती हैं, और कश्मीर से निकलने वाले जो श्रीनगर से निकलने वाले जो उर्दू अखबार हैं, उन अखबारों के जर्नलिज्म को लेकर के कोई मुख्तसर सी टिप से सा कोई आपका नजरिया हो तो? देखिए, कश्मीर के जो अखबार निकलते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो दहशत गर्दों को मिलिटेंट लिखते हैं, हम नहीं लिखते। वो लिख देते हैं हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए, हम लिखते हैं हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए। हम में और उनमें बुनियादी फर्क आपको यहीं से पता चल जाएगा कि बुनियादी फर्क क्या है दोनों अखबारों में। तो हम जहां पर नेशन का मामला, अगर कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है तो हम उस पर लिखेंगे, लेकिन हम नेशन के साथ खड़े होकर लिखेंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े होकर नहीं लिख सकते या मुल्क के दुश्मनों के साथ खड़े होकर नहीं लिखेंगे, हम उसी जाविये के साथ लिखेंगे जो जाविया। तो हर खबर में हमारा जाविया जो है वो बदल नहीं सकता, वो हमेशा नेशन के साथ है, वो मुल्क के साथ है और मुल्क के अवाम के जज्बात के साथ। इस प्रोग्राम में हम उन्हीं को बुलाते हैं जो जर्नलिज्म में अपने, हिंदी में एक शब्द है कि अपने हस्ताक्षर करते हैं, अंग्रेजी में ऑटोग्राफ कहें। मैंने शकील साहब को इसीलिए बुलाया क्योंकि उर्दू में हमारे ज़माने में ऐसे बहुत कम एडिटर हैं जो इतने साफ हैं और जो अपनी बात बिल्कुल एनालिसिस के साथ रख सकते हैं, जो शकील साहब से आपने सुना। मैं शकील साहब आखिर में आपसे चाहूंगा कि आपको कोई अपनी तरफ से एनालिसिस देनी हो, कुछ कहना हो तो कहें, फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बहुत ज्यादा। आपने एक नई ये सीरीज शुरू की और इसके लिए मैं आपका क्या शायरों को, आप जो जर्नलिस्ट हैं, उर्दू के जर्नलिस्ट, उनको मौका दे रहे हैं बात करने का और उनसे ख्यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को कुछ नई बातें पता चलेंगी, उनके सामने आएगी वो हकीकत जो वो देख नहीं सकते क्योंकि उनको उर्दू अखबारात उनकी नज़र से गुजरते नहीं है। मुझे लगता है कि उर्दू अखबारात का जो अपना कंट्रीब्यूशन है और जो पूरे मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती में और उसको कायम रखने में और उसको आगे बढ़ाने में, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और गलतफहमी नहीं पालना चाहिए उसके बारे में। लोगों को उर्दू को जानने समझने की कोशिश करें, और उर्दू से मोहब्बत हिंदुस्तान का हर आदमी करता है, ये मुझे पता है, चाहे उसको उर्दू आती है या ना आती हो, लेकिन मोहब्बत करने वाले तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम को हम आपकी इजाज़त से ख़त्म करते हैं। शमसी साहब, आपको बहुत बहुत जितना शुक्रिया कहें, क्योंकि आप आए और आपने चीज़ों को जिस तरीके से सामने रखा वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूं और हम कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए एडिटर के साथ, जिनका नाम आपने सुना होगा, कमर वहीद नकवी के साथ कल बातचीत करेंगे। उर्दू के बड़े, उर्दू दुनिया के नहीं देश के जर्नलिस्टों के वो आज तक के एडिटर इन चीफ रहे हैं, कल उनसे बातचीत करेंगे। शकील साहब, आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत, जितना भी मैं थैंक्स कहूं उतना कम है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।